अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ मोहम्मद अकबर बाजवा मौजूद हैं। अकबर कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मौसम जो है वो काफ़ी तब्दील हो गया है और एकदम से ही तब्दीली आई है। एकदम से हम देखते थे हर जगह पर तब्दीली आ रही है अचानक। तब्दीली जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वाली वादा किया गया था वो वाली नहीं है, लेकिन चले तब्दीली तो है। तब्दीली तो है, लेकिन तब्दीली जो है ना वो अच्छी हो तो बेहतर होता है, अगर अच्छी ना हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। जो चल रहा है वैसे ही चलता रहे तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि हमें पुराना वाला पाकिस्तान वापस ला के दे दो। बहरहाल एक और अपडेट जो आपको देनी है आगाज़ में वो ये कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसकी कुछ बात कर लेते हैं। इस वक्त 295 पॉइंट पर दिल्ली है और जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे कि लाहौर और दिल्ली का क्लोज कंपटीशन है और लाहौर दूसरे नंबर पर है 278 पॉइंट्स के साथ। तो जिस तरह से SOPs पर हमें अमल दरामद करना है, कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना है, तो मास्क के दो फ़ायदे होंगे। आप इस आबो हवा से भी बचेंगे जो इस वक्त स्मॉग से भी बचेंगे, कोरोना से भी बचेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और मास्क लाजमी पहनिए। आज हम कौन कौन से टॉपिक्स पे बात कल जो सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ आज भी उसी की बात हो रही है। जो कल मुलाजिमीन का प्रोटेस्ट था इस्लामाबाद में, सरकारी मुलाजिमीन, इस्लामाबाद का अजीब हाल हो गया। अच्छा, एक बात मैं उसमें ये कहना चाह रहा हूँ, शेख रशीद साहब मुझे इसके जिम्मेदार लगते हैं। एक तो ये कि क्योंकि वजारत दाखिला शेख रशीद साहब के पास है, कैपिटल सिटी पुलिस डायरेक्टली उनके अंडर आती है। फिर दूसरा वो जो PDM को कहते थे ना कि सितम करोगे, सितम करेंगे, चूरन दोगे, फक्की देंगे, पता नहीं इस तरह की जो भी बातें वो करते थे। मुझे लगता है कि उन्होंने PDM समझ लिया शायद सरकारी मुलाजिमीन को, अपनी ही सरकार के मुलाजिमीन पर उन्होंने इस तरह का कल तशद्दुद किया। चीज आप ये देखिए ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने 126 दिन का धरना दिया इस्लामाबाद में। उस वक्त आपको याद नहीं आया, और उस वक्त जब उनके ऊपर शेलिंग की गई थी तो इमरान खान साहब पूछते थे कि क्या ये जमहूरियत है, हम लोगों के ऊपर इस तरह से जो है तशद्दुद किया जा रहा है। तो भाई आपकी गवर्नमेंट है इस वक्त और आपके ही सरकारी मुलाजमीन है जो अपने हक के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर आपने नहीं भी मानी बात, उनसे जाकर बात कीजिए। उन पर शेलिंग करने का कोई फायदा नहीं है। और इसके ऊपर कल भी हम एक बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी ये मेंटालिटी है कि वो कहते हैं कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा। आपको याद है हज़ारा बरादरी के लोगों से भी वो जाकर नहीं मिले थे और उन्होंने कहा था कि जब तक आप अपने जो लाशें हैं, जो शहीद हैं, उनको दफन नहीं करेंगे तब तक जो है वो नहीं आएंगे। और उनको करना पड़ा। जितने एहतजाज चलते रहे वहाँ पे, टीचर्स करते रहे, नर्सेज करती रही, डॉक्टर्स करते रहे, उनसे भी वो जाके नहीं मिलते थे और वहाँ पे भी गिरफ्तारियां करवाते थे। तो उसी का एक कंटिन्यूअम है, उसी का एक तसलसल है उस पॉलिसी का जो नजर आ रहा है तकरीबन यहाँ पे भी। तो फिर ये तनकीद क्यों करते हैं पिछली गवर्नमेंट्स पे? मेरा सवाल ये है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट्स भी यही करती थी और कहते हैं जी गलत पॉलिसीज बनाई हुई है, ये ब्लैकमेल हो जाते थे तो मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। ये उन्होंने एक अपनी लॉजिक बनाई हुई है। लेकिन एक चीज की बहरहाल दाद यहाँ पे देनी पड़ेगी। कल भी हम बात कर रहे थे कि ये प्रोटेस्ट जो क्लर्क्स कर रहे हैं ये पिछले 10-12 साल से कर रहे हैं और PMLN की गवर्नमेंट खास तौर पे कुछ पुरतशद्दुद भी हो जाता था, हल्का फुल्का एहतजाज, लेकिन एट द सेम टाइम वो जाके उनसे कुछ ना कुछ डिस्कस करके मामले को एडजस्ट कर लिया करते थे। इसके ऊपर हम डिटेल से बात करते हैं। अकबर, अपने जो दीगर टॉपिक्स हैं उनकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कौन किसका आदमी है? आजकल ये सवाल बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है, तो ये सवाल उठाया किसने है इस पर हमें बात करनी है कि कौन किसका आदमी है। ये जानना लाजमी है और हमारे मुल्क में जानना तो बहुत लाजमी है कि भाई किसके साथ बना के रखते हैं, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन किसका आदमी है। इसके अलावा जी लाहौर में एक खातून टीचर हैं जिन्होंने तालीम जो है उसका बीड़ा उठाया है और वो बच्चे जिनके पास वसाइल नहीं होते हैं, जिनके वालिदैन के पास, उनको स्कूल भेजने के लिए या आला तालीम के लिए, तो उसके लिए उन्होंने उनकी जगहों पर जाकर, जहाँ पर वो रहते हैं, झुग्गियों में जाकर उनको पढ़ाना शुरू किया है। आज वो हमारे साथ बिल्कुल ऐसी स्टूडियोज़ में मौजूद होंगी, उनसे हम बात करेंगे कि क्या सोच है उनकी और बड़ी मोटिवेशन और अपना सब कुछ छोड़कर इस तरह के काम के लिए अकबर आपको चाहिए होता है। इसके अलावा पेशावर का एक बंदा है, उससे भी हमें आपकी मुलाकात कर रहे हैं, जिन्होंने फॉक्सी रिक्शा एक अनोखी सवारी बनाई। मैं थत्ती हो गई, बेसिकली तो बग्गी बना दी है जी उन्होंने, इलेक्ट्रिक बना दी है। जैसे आगे घोड़ा होता था, यहाँ पर अब मोटरसाइकिल जुता करेगी और पीछे वो एक फॉक्सी जो गाड़ी आपने देखी जिसे डड्डू कार कहते होते थे। अच्छा, ओके, ठीक है, उसकी भी हमें बात करनी है। आगाज कर लेते हैं जी। कल जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हुआ और पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि सरकारी मुलाजिम अगर कोई बंदा है ना, मतलब माँ बाप जो है सरकारी मुलाजिम देखते हैं अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए, ड्रीम जॉब कहा जाता है कि एक दफ़ा लड़का जो है ना उसको सरकारी नौकरी मिल जाए उसके बाद तो उसकी ज़िंदगी बन गई है। लेकिन कल जो सरकारी मुलाजमत के मुलाजमीन जो थे उनके साथ हुआ है, उससे नज़र आता है कि वो कितने ज़्यादा खुश थे। इस्लामाबाद के रेड जोन में सब ने देखा कि क्या सूरत हाल रही। सरकारी मुलाजमीन कहते हैं कि तनख्वाहें इतनी कम है कि 2 वक्त की रोटी जो है वो भी मुश्किल हो चुकी है, जबकि हुकूमत कहती है ख़जाना खाली है और तनख्वाह में मुलाजमीन की मर्जी के मुताबिक 40% इजाफा नहीं कर सकते। और एक और मशवरा जो है वो दिया गया शिबली फराज की जानिब से, शायराना मशवरा था। वैसे वो आप अपने शायराना मशवरा था, उसको सीरियस ना लें। उन्होंने नहीं बता देते हैं कि उन्होंने शायराना मशवरा दिया है। वो जो उन्होंने कहा ना तनख्वाहें
तनख्वाहें बहुत कम है, तो उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि आप अपने खर्चे कम करें। तो ये बड़ी मुझे अजीब सी बात लगी कि भाई आप उनका जो हक है उसको वो देने की बजाय आप ये कह रहे हैं कि आप अपने खर्चे कम करें। कोई आपसे तो ये नहीं कहता ना कि आप अपने खर्चे कम करें। बहरहाल सरकारी उमूर जो है वो मुकम्मल तौर पर ठप हो रहे हैं कल के दिन, और सरकार ने मुलाजमीन को सबक सिखाने के लिए पुलिस ही नहीं इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स को भी मैदान में उतारी है। जैसे कि दहशतगर्द थे और यहाँ पर दहशतगर्दी करने के लिए आए थे। एक्शन फिल्म की तरह सूरत हाल रही, मारधाड़ हुई, तोड़फोड़ हुई, शेयरिंग, पथराव, सब कुछ हुआ। पुलिस ने चीफ ऑर्गेनाइजर एम्प्लॉइज ग्रांट अलायंस रहमान बाजवा समेत 20 अफराद को गिरफ्तार कर दिया और यहीं से सूरत हाल ज्यादा खराब हुई अकबर, क्योंकि जब उनको गिरफ्तार किया गया उनके जो मरकजी रहनुमा थे तो वहां पर जो लोग मौजूद थे वो इश्तिहार में मजीद आगे कि भाई एक तो आप हमारे मुतालबात नहीं मानते, और फिर हमारे रहनुमा को गिरफ्तार कर रहे हैं। कि इन्होंने भी मना किया था कि आप रेड जोन में दाखिल ना हो, आप एहतजाज कर रहे हैं जहां पर आप वहां पर करते रहे। तो जब उन्होंने बहुत ज्यादा आगे आने की कोशिश की और पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाने की कोशिश की, यही मैं कह रही हूँ अकबर कि उनके जो रहनुमा थे उनको अगर गिरफ्तार ना किया जाता तो वो उनको कंट्रोल करने की पोजीशन में थे। इस पर असगर हयात जो है हमारे नुमाइंदे उन से बात करते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि अब जो है ये कहा जा रहा है कि उनके मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे, लेकिन जो मुलाजमीन है वो ये कह रहे हैं कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा तब तक वो धरना दिए बैठे रहेंगे यहाँ पर। तो असगर ये बताइएगा, यहाँ पर धरना दिया हुआ है इन लोगों ने, क्या सूरत हाल है? जी, मुज़ाकरात कामयाब होने के बावजूद जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो डी चौक पर मौजूद हैं। सुबह से सरकारी मुलाजमीन दोबारा यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए और अभी ये डी चौक पर बड़ी तादाद में मुलाजमीन मौजूद हैं और इनका कहना यही है कि हुकूमत जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करती ये लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और मुल्क के मुख्तलिफ ज़िलों से, मुख्तलिफ इलाकों से ये लोग आए हैं और इनका ये कहना है कि 20% इजाफे पर हुकूमत रजामंद हुई है, लेकिन नोटिफिकेशन जो है वो हुकूमत ने ये वादा किया है कि 2 बजे तक जारी किया जाएगा। मुलाजमीन ने रात को ये रजामंदी जाहिर की थी कि वो प्रेस क्लब जो है यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन मुलाजमीन का ये कहना है कि उनके साथियों को रिहा नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो यहाँ पर मौजूद हैं। जब उनके तमाम साथियों को रिहा कर दिया जाएगा तो यहाँ से वो प्रेस क्लब जाएंगे। अभी भी मुलाजमीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। जो डी चौक है इसके अतराफ के रास्ते पुलिस ने जो नाके लगाकर, खारदार तारे लगाकर जो है वो बंद कर दिए हैं। जो तमाम रोड्स यहाँ पे लगती हैं इनको बंद कर दिया है और सरकारी मुलाजमीन है, इनका यही कहना है कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता वो ये धरना जो है वो जारी रखेंगे। और वज़ीर दाखिला शेख रशीद और अली मोहम्मद खान और परवेज़ खटक के किरदार की भी इन्होंने तारीफ की है कि ये लोग मुज़ाकरात जो है वो कामयाब करवाने में इनका हाथ है। 20% जो इजाफा है इस पर हुकूमत जो है वो रजामंद हो गई है और 20% कहा यह जा रहा है कि आइंदा जो बजट है उसमें इजाफा किया जाएगा। असगर हयात हमारे साथ मौजूद थे और वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं एक तो जो सरकारी मुलाजिम हमारे जो रहनुमा उनको छोड़ा भी तो जाए ना, जिनको गिरफ्तार किया गया। कुछ छोड़ा भी है, मैंने आज कुछ खबरें देखी आज कि कुछ को रिहा किया भी गया, लेकिन एट द सेम टाइम ये मान लेना कि जी आपके मुतालबात हमने मान लिए, ये एक लॉलीपॉप होता है। और सरकारी मुलाजमीन से बेहतर ये कौन जानता है कि जब तक नोटिफाई नहीं होती कोई चीज तब तक वो इन रियलिटी वो उसका कोई फायदा नहीं। अच्छा, कल शेख रशीद साहब कह रहे थे कि जो उनकी बेसिक सैलरी है उसमें इजाफे की बजाय हम इनको अलाउंस देने के लिए तैयार हैं 4 माह के लिए। और अगर वो कहते हैं कि बेसिक सैलरी में बढ़ा दिया जाएगा तो फिर जो इनकी पेंशन है वो बहुत ही ज्यादा। हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं कोर कमेटी ऑल पाकिस्तान एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस सैयद अहमद अली शाह साहब, उनसे बात कर लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि इस वक्त मामलात कहाँ पर हैं, स्टेलमेट ख़त्म हुआ है या नहीं? मुज़ाकरात सुना है कि कामयाब हो गए हैं, हुकूमत ने आपके मुतालबात मान लिए हैं, आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, क्या कह रही है हुकूमत, कब नोटिफिकेशन जारी करेंगे? 10:15 हुए और मेरा ख्याल है 11 बजे आखिरी एक मीटिंग होनी है, उसमें फाइनल टच होना था। सिर्फ हमारी जो मुज़ाकराती कमेटी थी उससे हमें यही पता चला था कि 99% जो है वो कामयाब हो चुके हैं मुज़ाकरात। टाइम स्केल प्रमोशन के हवाले से, अपग्रेडेशन के हवाले से, सैलरीज में इंक्रीज़ के हवाले से जो थोड़ा सा एक मामला था वो अभी 11 बजे की मीटिंग में क्लियर हो जाएगा। तो ये अच्छा कंफ्यूजन ही शुरू में ये थी ना, डेडलॉक यहीं पर आ रहा था अहमद साहब कि आप लोग कह रहे थे कि 40% तक सैलरी बढ़ाई जाए, गवर्नमेंट इस पर मान नहीं रही थी। तो अभी कहाँ पर आकर मामला जो है फाइनल होगा? आप कितने पे राजी हो जाएंगे कि कितने % अगर बढ़ा देती है, और बेसिक सैलरी में या फिर अलाउंस की सूरत में, ये भी बताइएगा। देखिए, बेसिक सैलरी का ही बढ़ता है। जब भी सैलरी इंक्रीज होती है तो बेसिक सैलरी की होती है, तो क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ, कितनी बढ़नी है, कितने % मिलनी है, इस पे बात होती है।
निगोशिएशन होती है। हमारा मुल्क है, हमारी माँ है, हमने इसको भी देखना है, हमने इसके जो आजकल क्राइसिस है हमने उसको भी मद्देनज़र रखना है। हम ही सरकारी मुलाजिम हैं, हमने ही इसको आगे लेकर के जाना है। जो भी हमारी मुज़ाकराती कमेटी का और हुकूमत के दरमियान फैसला होगा वो तमाम मुलाजमीन को कबूल होगा, चाहे अहमद साहब जो जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उन्हें रिहा किया गया है? जिन्हें गिरफ्तार किया गया था आपके रहनुमाओं को, वो अभी तक रिहा हुए हैं? देखिए रहनुमा रहमान अली बाजवा साहब तो हो चुके हुए हैं, लेकिन अभी कुछ साथी हैं उनको अभी रिहा नहीं किया गया है। माजरत के साथ मैं भी वहीं सेक्रेटेरिएट थाने में था 2 घंटे पहले। वहाँ पे हमारे कुछ 40-50 के करीब एम्प्लॉइज़ हैं। रहमान बाजवा साहब का मोबाइल, उनकी गाड़ी, दूसरे एम्प्लॉइज़ के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो भी उनको नहीं मिले हैं अभी तक। तो हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि हम भी हुकूमत है, उम्मीद है कि आज ये सब कुछ हो जाएगा, आपके मुतालबात मान लिए जाएंगे, आपके साथियों की रिहाई हो जाएगी और उसके बाद फिर आप लोग यहाँ से चले जाएंगे और काम भी शुरू कर देंगे ऑफिस में जाके। सर हम यहाँ से तो कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारा घर है, तो हम अपने दफातर में बैठ के काम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अहमद साहब कल घर में जो हुआ था वो सबने देखा, कई लोग जख्मी भी हुए। हमारी रिपोर्टर आसिया कौसर, उनको भी एक पत्थर आकर लगा था। तो घर में तो इस तरह से नहीं किया जाता ना अपने घर के अंदर। नहीं, अब मसला ये है कि कन्फ्यूजन अगर क्रिएट करा दी जाए कि बता दिया अगर ये जाए कि सरकारी मुलाजमीन जो है वो PDM के साथ मिल गए तो फिर तो इस तरह होगा। हम गैर सियासी थे, गैर सियासी हैं और गैर सियासी रहेंगे। हम पिछले 1 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शाह साहब वैसे इस पे एक सवाल है, कल जब ये सब मामला हुआ, शाह साहब कता कलामी की माजरत, कल जब ये मामला हुआ था ना तो उस वक्त PDM के रहनुमाओं की, PMLN के कुछ बड़े सीनियर लीडर्स की गुफ्तगू पूरे पाकिस्तान ने देखी। वो ये कह रहे थे कि हम वहाँ पे जा रहे हैं इस्लामाबाद, हम इनके साथ जाके मिल जाएंगे। मतलब तो आप क्या उन्हें ज्वाइन करने देंगे PDM वालों को अपना ये एहतजाज, जस्ट इन केस अगर वो आ जाते हैं, क्योंकि उनका इरादा लग रहा है? सर अगर कोई भी बंदा स्टेटमेंट अपनी तरफ से देता है तो इसका मतलब ये नहीं होगा वो स्टेटमेंट हमारी होगी। वो अपनी जो भी स्टेटमेंट दें, वो चाहे इंडिया के साथ जाके मिल रहे हैं, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। वो उनकी अपनी स्टेटमेंट है, ये हमारी स्टेटमेंट है। ना हम PDM के साथ पहले थे, ना आज है, ना इंशाल्लाह कल होंगे, क्योंकि हम ही गवर्नमेंट है। ये पहले सबको समझना पड़ेगा। सिविल सर्वेंट्स, गवर्नमेंट मुलाजमीन, करंट गवर्नमेंट जो होती है वो उसकी जो होती है माँ होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैयद अहमद अली शाह साहब हमारे साथ थे और 11 बजे वो कह रहे हैं कि मीटिंग होनी है फाइनल और उसमें सब कुछ तय हो जाएगा कि जो गिरफ्तार रहनुमा है उनको छोड़ना है या किस तरह से छोड़ना है और जो इजाफा करना है वो कितना इजाफा करना है। छोड़ना तो डेफिनेटली पड़ेगा। मेरा सवाल ये भी था अकबर कल कि किस इल्ज़ाम में उन्हें गिरफ्तार किया गया? सिर्फ इस चीज़ के इल्ज़ाम में कि उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है, और एहतजाज की कॉल देना हर किसी का हक है, कोई भी एहतजाज कर सकता है। पुलिस आ जाती है जहाँ पे, फिर उसके साथ जो भी झड़पें करते हैं, ये एक बड़ी सिंपल सी दफा इनके पास के कार्य सरकार में मुदाखलत हो, कार्य सरकार में मुदाखलत उठा के आप अंदर डाल। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब भी पॉलिटिकली इस तरह से कुछ होता है तब कोई पुलिस एक्टिव नहीं होती है, किसी की गिरफ्तारी अमल में आती है, उसमें बड़ा कुछ सोचा जाता है, स्ट्रेटेजिकली सोचा जाता है कि अगर इसको गिरफ्तार कर लिया तो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बहरहाल हमें आगे बढ़ना है और इस दुआ के साथ आगे बढ़ना है कि इनके मुतालबात जो हैं वो तस्लीम हो, खुश उसलूबी के साथ हों, दोबारा से कोई इस तरह का वाक़या है जो वो जैसे वो कह रहे थे कि ये सब कुछ इस वजह से हुआ कि ये एक बदगुमानी फैल गई थी या एक रूमर फैल गई थी कि ये PDM के आदमी हैं, कौन किसका आदमी है। ऐसे अगला टॉपिक आप ये भी देखें ना अकबर के जो PDM के रहनुमा है, बात कर रहा था, उन्होंने अगला जो टॉपिक है वो भी यही आ रहा है ना कि कौन किसका आदमी। देखिए ये तो कंफ्यूजन क्लियर होगी कि ये PDM के लोग नहीं है, ये तो सरकार के अपने लोग हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन आगे जो कह रहे हैं कि कौन किसका आदमी है, उस पर कुछ बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में जो मौसीकी के जरिए सियासी और समाजी शऊर बेदार करने की कोशिशों में मुख्तलिफ फनकार हैं वो अपना हिस्सा डालते हैं। शहजाद रॉय गुलकारों में एक मुनफरद नाम है और उनके गानों में समाज के लिए बाकायदा एक पैगाम होता है। और अब शहजाद रॉय का एक नया गाना है कि कौन किसका आदमी है। बिल्कुल, और ये तेजी से मकबूल भी हो रहा है। और इससे पहले आपको याद होगा वो बड़े मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी अक्सर गाते हैं, जैसे कि उठ बांध कमर क्या डरता है। इसके अलावा लगा रहे बड़े पॉलिटिकली रेलेवेंट होते हैं उनके जो इस तरह के गाने होते हैं। शहजाद रॉय का ये कहना है कि यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ कह दिया जाता है कि वो इसराइल का आदमी है, वो IMF का आदमी है। मुल्क में शक की फिजा जो है वो कायम रहती है हर वक्त। मुल्क में 22 करोड़ मशकूक अफराद घूम रहे हैं और ये सिलसिला जो है ख़त्म होना चाहिए।
चाहिए और शफाफियत आ जानी चाहिए। और बड़ी अच्छी मुझे बात लगी है कि कोई भी मुंह उठा के कह देता है कि ये तो यहूदी एजेंट है, ये अमेरिका का एजेंट है, ये चाइना का एजेंट है, ये मोदी का यार है, सबसे मशहूर यही है। बहरहाल शहजाद रॉय ये कहते हैं कि मालूम होना चाहिए हमें और एक दफ़ा पता चल जाना चाहिए वाज़ेह अंदाज में कि कौन किसका आदमी है। शहजाद रॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। शहजाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए बताइए फिर कौन किसका आदमी है, कुछ पता चला है आपको? गाना है जानना सब लाजमी है कौन किसका आदमी है। असल में ये बात ही एक कॉन्स्पिरेसी पे कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर मैं अक्सर कहता हूँ 22 करोड़ मशकूक लोग फिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है हर एक को आप गद्दार कहते हैं, एजेंट देते हैं, कोई भी न्यूज़ आती है उसको मान लेते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि सच क्या है। तो सच जानना जो है ना वो लाजमी है असल में। तो इसका असल मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए, आपको तहकीक करनी चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है। बिल्कुल शहजाद, $1 मिलियन क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपकी सोच क्या थी ये गाना बनाते हुए और आप वैसे किसके आदमी हैं? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं खुद कह रहा हूँ कि जानना लाजमी है कौन किसका आदमी है। तो मैं किसका आदमी हूँ अगर ये मुझसे मुश्किल सवाल। मैं वैसे अपने आप का आदमी हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन असल बात यही है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, उनको इस इंफॉर्मेशन के दौर में इतनी सारी ट्वीट्स, मैसेजेस फेसबुक पे 2 जगह से और आ जाए तो वो सच मानना शुरू कर देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट को चेक करना, क्रेडिबल प्लेटफॉर्म्स पे जाके चेक करना। सो आई होप कि हमारे बच्चों को हम ये स्कूल और कॉलेज में सिखा सकें कि फैक्ट चेक कैसे होता है। तो इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल जाएगा कि मैं भी किसका आदमी। अच्छा शहजाद, अक्सर हम देखते हैं कि आपके जो गाने आते हैं वो पॉलिटिकली सोशली बड़ी रेलेवेंट होते हैं। तो इस गाने की अगर बात की जाए, इसमें और किस किस पहलू की निशानदेही की गई है? एक तो हमने बात कर ली जानना सब लाजमी है कौन किसका आदमी है। फिर है कि कौन किसको काटता है और कौन किससे कट रहा है, कौन लगवाता है हिस्से, किसको हिस्सा बट रहा है। ये कोई भी हो सकता है। हम एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहते हैं और यहाँ पर पैसा सब कुछ होता है, हर चीज़ पैसे से ही होती है। तो इसको भी चेक करना ज़रूरी है कि कौन कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है। फिर है कौन किसको दाबता है, कौन किससे दब रहा है, ये भी जानना लाजमी है। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट आप जितनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हर चीज़ को कवर कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। ये मोदी भी हैं इसके अंदर। हम तो सोचे थे ट्रम्प पे भी कुछ करें बिकॉज उन्होंने हेट्रेड बहुत फैलाई है इस दुनिया के अंदर। सो आई थिंक पूरी दुनिया की, पूरी सोसाइटी के लिए असल में ये बात है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। मोदी की आप बात कर रहे थे शहजाद, मोदी भी नज़र आ रहे हैं गाने में और वो टीज फैंटास्टिक वाले अभिनंदन भी नज़र आ रहे हैं। इनकी क्या रेलेवेंस है यहाँ पे? अच्छा, नरेंद्र मोदी को किक जो है वो असल में CPAC की किक है, हमने दिखाई है। तो वो कश्मीर की भी है और फार्मर्स के भी है, तो सबकी किक लगी है मोदी को। देखिए मैं डायरेक्टली किसी के बारे में बात नहीं करता, बट मोदी मुझे लगता है उन्होंने अपने मुल्क के लिए जैसे भी हो, उन्होंने दुनिया में वैसे हेट्रेड बहुत फैलाई है और उस हेट्रेड की वजह से बहुत नुकसान होता है। आप जितना भी अच्छा कर रहे हो, हेट्रेड से लॉन्ग टर्म में हमेशा नुकसान होता है। तो हमने वो बात कहने की कोशिश की। अभिनंदन तो एक, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक इतना बड़ा वाक़या हुआ था तो एक सिम्बॉलिक था तो हमने लिया है, बट असल में मोदी को यस हमने क्रिटिसाइज़ किया है इसके अंदर। वो बहुत शुक्रिया शहजाद रॉय हमारे साथ मौजूद थे। और अकबर, बड़ा ज़रूरी है कि फ़न के ज़रिए और सकाफ़त के ज़रिए और मौसीकी के ज़रिए जब लोगों को कोई बात समझाने की कोशिश की जाती है तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत बात है फैक्ट चेक करना। बगैर फैक्ट चेक किए जो एक रिवाज चल पड़ा है, फॉरवर्डेड मैसेज यहाँ से आया और वहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया और सोशल मीडिया में इस तरह रूमर फैलती है और फिर उसी के थ्रू ये फैलता है कि कौन किसका आदमी, वो कहता है ये उसका आदमी उसका आदमी, क्योंकि वो पीछे से एक फेक मैसेज चला होता है। और लोग जो हैं इसी बिलीव के साथ जो है अपनी अगला हर कदम सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे होते हैं बगैर फैक्ट चेक किए। स्पेशली जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, समझ जाइए गाना सुन के, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनके पास जो भी चीज आती है ना वो लिंक्स फौरन से फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। तो मैं अक्सर अपने अब्बू को भी कहती हूँ मुझे ये ऐसे ही होता है। ये जो इराक के वैसे लोग नहीं है ना ज्यादा, उनके एज में तो इलेक्ट्रॉनिक एज नहीं थी उनकी। एग्जैक्टली, वो ज्यादा प्रोन है इससे। बिल्कुल ऐसे ही। अब हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी हमें मुलाकात करवानी है आसमा फरहाद से, जिन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है 5वीं पास बच्चों को पढ़ाने के लिए। उनसे जानेंगे कि क्या सोचकर उन्होंने शुरू किया और आगे वो क्या करना चाहती हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं मुझे लगता है कि उस पर तो हमें रोज़ाना बात करनी चाहिए क्योंकि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है और वो ये है कि तालीम हर बच्चे का
बुनियादी हक है, जब वो पैदा होता है तब से ही उसका बुनियादी हक है। और रियासत की जिम्मेदारी है कि वो तमाम बच्चों की तालीम के लिए मुनासिब इंतजाम करे। लेकिन बदकिस्मती कह लें या कुछ और कह लें, हमारे मुल्क में हर बच्चा स्कूल नहीं जाता है। मुल्क में कहीं पर स्कूलों की कमी है तो कहीं पर शऊर की कमी है। यानी स्कूल तो है लेकिन वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। और तालीम के फ़रोग के लिए हुकूमत के साथ साथ कुछ ऐसी शख्सियात भी हैं जो इनफरादी तौर पर अब कोशिशें कर रही हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त काम है जो इनफरादी तौर पर आप करें। आप अब जो पहले हम बात कर रहे थे कि कुछ वालिदैन ऐसे हैं कि वो नहीं चाह रहे होते कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। हमारे साथ आसमा फरहाद साहिबा मौजूद हैं। इनका प्रोग्राम है 5वीं पास। ये रहने वाले और सड़कों पर रोज़ी कमाने वाले बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना इनका मिशन है। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया। वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये बताएं कि मिशन है क्या आपका, और ये जो 5वीं पास प्रोग्राम है ये क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए देखने वालों के लिए। हमारी एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है गो ग्रीन वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। हम 2017 से आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं। और लिटरेसी प्रमोट करने का हमारा इरादा इसलिए बहुत पुख्ता हो गया कि जब से हमने रियलाइज़ किया है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलिटरेट एंड अनस्किल्ड मासेस इन साउथ एशिया। हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब के लिटरेसी रेट जो है वो 80% एंड अबव है। और हम लोगों अभी तक 50% 60% पे ड्रैग कर रहे हैं। तो 10 years डाउन द लाइन हमारे पास जो पॉपुलेशन होगी, एक ग्रोन अप पॉपुलेशन होगी, वो अनस्किल्ड होगी, इलिटरेट होगी। और उसका हम चाहेंगे भी तो हम उसको किसी तरह कुछ उनकी एनर्जीज़ को हम चैनलाइज नहीं कर सकेंगे। सो हम लोगों ने इसको रियलाइज़ किया और अपनी मदद आपके तहत हमने एक हब्स, छोटे छोटे से हब्स बनाने शुरू किए कि हम इसको जहाँ तक हमारी इस्तात है हम उतने बच्चों को तो टेकअप करें और कुछ उनके ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आएँ। तो शुक्र है हमारे साथ हमारे डोनर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे साथ काफ़ी सपोर्टर्स हैं जो हमें इस चीज़ में मदद कर रहे हैं। और आज हम 180 बच्चों को। अच्छा, आपकी टीम में और कौन कौन शामिल है? और दूसरा ये आपने बताया था कि 2017 में ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी और 3 साल हो चुके हैं। अभी तक आप कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो शुरू कर चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू? अच्छा, हम लोग ख़वातीन हैं मोस्टली और हम सारे एकेडमिक्स हैं, इसलिए ये वाला जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम 5वीं पास है, ये हम लोगों का एक कोर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हम लोग चाइल्ड सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। उसमें बच्चों को अवेयरनेस दी जाती है कि वो अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। और बिफोर एनी अनडिज़ायरेबल इंसिडेंट टेक प्लेस किड्स शुड नो कि वो हमें उनको खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है। हम लाहौर शहर में दरख्त भी लगा रहे हैं। हम इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं अंडर द ईयर्स ऑफ 12, हमारा एक याशविन एक प्रोजेक्ट है, उसमें हम उनकी सर्जिकल इमरजेंसीज़ में फैसिलिटेट भी करते हैं पेरेंट्स को। क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि बच्चों को सर्जिकल इमरजेंसीज होती हैं लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत लंबी क्यू होती है, सो दे कैन नॉट वेट दैट लॉन्ग। उसमें भी हम लोग उन लोगों की मदद करते हैं। इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स को हम वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। मुख्तसर ये कि तमाम जन्नत में ले जाने वाले काम आप लोग कर रहे हैं, माशाल्लाह, ऑल पावर टू यू। ये जो बच्चों वाला है इस पर ज़रा दोबारा आना चाहूँगा भी। 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा क्या क्या रहे हैं आप? सब्जेक्ट्स कौन से हैं, किन किन लैंग्वेजेस, मतलब इंग्लिश उर्दू दोनों? इंग्लिश एंड बेसिक लिटरेसी। साथ पहले सब काता कलामी की माजरत ये बता दीजिएगा, मतलब ये सुनने में आया है कि चूंकि उनकी इतनी अर्निंग्स नहीं होती तो पेरेंट्स इस वजह से कि कहीं पे जाके जॉब कर लें बच्चे, वो उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे आपको किसी किस्म की रेजिस्टेंस, कोई आगे से मुखालिफत आई हो कि नहीं हमने नहीं पढ़ाना, हमने काम पे भेजना है? हाँ, ऐसा है। बेसिकली किसी भी फील्ड में काम करने के लिए ना आपको बेनिफिशियरी के डायनामिक्स को समझना होगा। हम जब इनको हम लोग किया था इस नीयत से, क्योंकि जब हम एम्पोरियम मॉल जाते हैं, स्पेशली ये वाला जो ग्रुप है, हम जाते हैं तो बहुत बड़े स्लम्स आपको लेफ्ट एंड राइट पे आपको नजर आते हैं। और वो बच्चे वही हैं जो पूरे जौहर टाउन में वो सिग्नल्स के ऊपर मांग रहे होते हैं, आपकी कार्स पे वाइपर वगैरह लगा रहे होते हैं। तो जनरल एक प्रेजुडिस और परसेप्शन यही है कि ना ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ना इनके पेरेंट्स इनको पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जब हमने इनको अप्रोच किया है और उनसे पेरेंट्स से बात की है तो वो बहुत खुश हुए थे। और उनमें से काफ़ी पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने हमें बहुत वैल्यू किया था कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाने आ रहे हैं। उन्होंने हमें बड़ा वेलकम भी किया था। उन्होंने हमें झुग्गी लगाना सिखाई थी। हमारा टेंट स्कूल है, उन्होंने सिखाया था कि ऐसे ऐसे लगाएं, इधर लगाएं। इस वक्त देख भी रही हैं तमाम लोग। जी, ये भी हमें डोनेट हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे आसमा देखा जाए तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर बच्चे को पढ़ाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेफिनेटली हमारे मुल्क में बदकिस्मती से उस तरह से हम नहीं देखते कि गवर्नमेंट लेवल पर इस तरह से काम हो रहा हो। जहाँ पर स्कूल्स हैं भी वहाँ पर टीचर्स नहीं होते, और कुछ जगह तो ऐसे जहाँ पर स्कूल्स ही मौजूद नहीं है, तो इस वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो इसके लिए भी कोई आप कैंपेन वगैरह शुरू करने का सोच रही हैं, या आपने कोई कैंपेन शुरू की है कि गवर्नमेंट की तवज्जो भी इस तरफ
लेकर आई जाए। मैं क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट इस लेवल पे बहुत काम कर रही है। इनफैक्ट इनका एक पूरा एक इदारा है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का, जो इस तरह से झुग्गी मुखीन बच्चों को और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को वो अकोमोडेट करते हैं एजुकेशन में। लेकिन मसला ये है कि अगर आप सारी दुनिया का मॉडल देखें तो वहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपिंग में सारा कुछ काम होता है। तो गवर्नमेंट अगर एक लेवल पे काम कर रही है तो प्राइवेट एनजीओज भी उसमें काम कर रही हैं। अब तीसरा यहाँ पे जो एक बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि बच्चों की मिकदार ही बहुत ज़्यादा है। तो वो अगर गवर्नमेंट के फंड्स हमेशा से मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, फिर गवर्नमेंट मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, फिर उसके बाद जितना भी एफर्ट किया जाए वो कम है। मेरे ख्याल में यहाँ पे गवर्नमेंट का एफर्ट काफ़ी है, कमेंडेबल है, कर रहे हैं, बिकॉज हमारा लिंक है तो हमें पता है कि गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। जहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने एक बनाया हुआ है, अपनी फैसिलिटी बनाई हुई है, लेकिन ऑब्वियसली वो उतने बच्चों को केटर नहीं कर पा रही जितने बच्चे हैं। जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, जब आपने लिटरेसी की बात की, कि जब आपको ये रियलाइजेशन हुई, जब इतराक हुआ आपको कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट साउथ ईस्ट एशिया में या साउथ एशिया में सबसे कम है और बाकी ममालिक का बहुत ऊपर है, और लिटरेसी रेट भी हमारे यहाँ पे काउंट ये होता है कि वो बंदा जो अपना नाम सिर्फ लिख सकता हो, पढ़ सकता हो और साइन कर सकता हो, ये लिटरेट आदमी है, ये पढ़ा लिखा आदमी है। यूनेस्को तो ये कहती है, यूएन ये कहता है कि कम से कम एक पैराग्राफ उसे पढ़ना लिखना आना चाहिए। तो आपका जो क्राइटेरिया है, जो आप उन्हें लिटरेट करना चाह रहे हैं, वो आप जी, इसीलिए इसका नाम भी हमने वो 5वीं पास रखा हुआ है, ताकि लोगों को ज़रा, इन बच्चों को ज़रा आइडिया और पेरेंट्स को हो कि ये 5वीं पास के इक्विवेलेंट बेसिकली हम उनको एजुकेशन दे रहे हैं, जो कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मतलब पार्ट है। इट्स नॉट द सेम करिकुलम जो कि फॉर्मल स्कूलिंग में, लेकिन आउटकम्स उसके सेम होते हैं। ठीक, वो कि जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है एज ऑफ अ लिटरेट पर्सन। जी बिल्कुल। तो हमारी कोशिश ये है कि 3 साल के अंदर अंदर ये बच्चे अगर हमारे पास रेगुलर आते हैं तो हम इनको एक पैराग्राफ पढ़ने के काबिल बना दें, इंस्ट्रक्शन लीफलेट्स पढ़ने के बराबर बनाने, खुद को एक्सप्रेस करने के काबिल बना दें, थोड़ी सी उनकी हाइजीन की ट्रेनिंग हो जाए, थोड़ी उनकी तरबियत इस तरह की हो जाए कि ये खुद को प्रेजेंट कर सकें और कुछ अच्छी जॉब्स या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हम इनको फ्यूचर का आसमा क्या प्लान है? फ्यूचर में क्या मजीद इसी तरह के जो हैं वो शुरू करना चाहती हैं और लाहौर के ही मुख्तलिफ एरियाज़ में या पूरे पाकिस्तान में फैलाना चाहती हैं ये सिलसिला? डेफिनेटली एक तो ये हमारा एफएल स्लिम लिटरेसी नेटवर्क है, जिसको हम जिसके अंडर ये 5वीं पास का एक प्रोजेक्ट है, जिसको हम एक्सपैंड करना चाहेंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ मटीरियल हम लोग ऐसा प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, मतलब ऑनलाइन भी और दस्तयाब करना चाह रहे हैं कि अगर हमारी तरह से कोई एक इंडिविजुअल उठ के जाके किसी को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके पास पूरी गाइडलाइन हो। हम क्योंकि एकेडमिक्स हैं, हमें आइडिया है, हम लोगों ने ये चीज़ कर ली है, लेकिन मेरे साथ बहुत सारी ख्वातीन ने मेरे से रब्ता भी किया कि हम भी ये करना चाह रहे हैं, तो इस मॉडल को हम कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो इसके एक फॉर्मल मतलब हमें कहीं से कोई इस किस्म का मटीरियल नहीं मिला था नॉन फॉर्मल एजुकेशन का। बाद में खैर हमारे जैसे नेटवर्क तो वो यही है कि अगर हम इस किस्म का कोई मटेरियल प्रोड्यूस कर सकें और उसको ऑनलाइन कर सकें ताकि कोई भी किसी बच्चे को पढ़ाना चाहे, हमारे घर में भी मुलाज़िमीन होते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाना मौजूद। एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया आसमा। फरहाद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। अकबर, इस तरह की जब भी स्टोरीज आती है ना तो खूबसूरत, मैं तो इस पे सिर्फ इतना मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि इससे बेहतर काम कोई नहीं है, इससे बेहतर काम कोई नहीं कि आप ज़ेवर तालीम से किसी को आरास्ता कर दें, इससे अच्छा काम कोई नहीं है, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर अकबर हमें ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता है। हालांकि आसमा कह रही है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने तौर पर कर रही होती है, लेकिन फिर भी बच्चे क्योंकि इतने ज़्यादा हैं तो सबको तालीम जो है उस तरह से नहीं मिल पाती है। अब एक ब्रेक ले लेते हैं हम, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ दीगर अहम टॉपिक्स हैं उन पर हमें बात करनी है, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद, और अब आखिरी हिस्से में हमें बात करनी है कराची की। कराची के मसाइल जो हैं अनगिनत हैं अकबर, वहाँ पर पानी का मसला हो, कब्जा माफिया हो, वहाँ पर गंदगी का मसला हो, ट्रैफिक का मसला, और सबसे बड़े मसला, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जीना जो है इंतहाई मुश्किल हो चुका है कराची के शहरियों के लिए, लेकिन अब मरना जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि कराची में जो मुर्दे हैं उनको दफनाने के लिए जगह ही बाकी नहीं बची है। लैक ऑफ प्लानिंग ना, मतलब सोसाइटीज बहुत सारी बन गई हैं और आबादी बहुत ज़्यादा फैल गई है। ये किसी ने सोचा ही नहीं कि इन लोगों ने किसी दिन दारे फानी को भी कूच करना है, तो वहाँ पर दफनाने के लिए भी कुछ जगह चाहिए। कब्रिस्तान वहाँ पर मौजूद नहीं। यहाँ पर एक छोटी सी मैं जो दाद देना चाहूँगा पंजाब गवर्नमेंट को, पिछली पंजाब गवर्नमेंट को, शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था शहर खामोशा के नाम से, तो उन्होंने फोर्स ही किया था यहाँ पे कि लाहौर बढ़ रहा है और कब्रिस्तान नहीं है, जगह नहीं है यहाँ पे, तो बाकायदा बहुत बहुत बड़ी जगह लाहौर से बाहर रिंग रोड के पास 1-2 साइट्स ऐसी हैं जहाँ बनाई गई थी। कराची में भी इसी तरह कराची में सिर्फ कितना बड़ा कराची शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा, और सिर्फ 203 कब्रिस्तान वहाँ पर मौजूद है। ऐसे में कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो सामने आए हैं और उनकी जगह से जानिब से ज़मीनें जो है वो भी डोनेट की जा रही हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर इस सिलसिले में कुछ नहीं हुआ। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची शाह वलीउल्लाह ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार किया है, आपको वो दिखाते हैं।
कराची में आबादी के साथ अमवात की शरह में भी इजाफा। ज़राए के मुताबिक शहर में यौमिया 150 से ज़ायद शहरी मौत के मुंह में जा रहे हैं। कराची में मजमूई तौर पर 203 कब्रिस्तान हैं, जिनमें 32 का इंतजाम बल्दिया उज़्मा कराची संभालती है। शरह अमवात में इजाफे के सबब बल्दिया उज़्मा कराची ने समाजी इदारों के इश्तराक से नए कब्रिस्तान बनाने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है बिलकासिम टाउन में 200 एकड़, मलीर लिंक रोड पर 22 एकड़ और सरजानी टाउन में 11 एकड़ जमीन कब्रिस्तान के लिए मुख्तस कर दी गई है। बल्दिया उज़्मा कराची और समाजी तंजीमों के दरमियान कब्रिस्तान की देखभाल और इंतजाम चलाने के हवाले से जल्द मुआहदा किया जाएगा। कब्रिस्तानों के हवाले से मैनेजमेंट हो या नए कब्रिस्तान डेवलप करने हो या आरओ प्लांट के हवाले से सहूलियात मुहैया करनी हो KMC को सैलानी वेलफेयर वालों के साथ मिलकर, तो वो तमाम चीजें इंशाअल्लाह पाइपलाइन के अंदर हैं। ज़राए बताते हैं कब्रिस्तान के क़याम और इसके इंतजाम चलाने के लिए एधी, छिपा, सैलानी, आलमगीर ट्रस्ट और JDC को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। शाह वलीउल्लाह, CNN, कराची। लगता है ऐसा अकबर के जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं सिर्फ वही कराची चला रही हैं और अपने तौर पर ही काम कर रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमें कहीं पर नजर नहीं आती। ओनरशिप किसी की नहीं ना, कोई लेना नहीं चाह रहा। जो जिसकी गवर्नमेंट है उन्हें कराची से वोट नहीं मिलता, वो वहाँ पे खर्च नहीं करना चाहते। और ओवरऑल जो अभी बात कर रहे थे कि 4 करोड़ के करीब लोग जो इस वक्त कह रहे हैं कराची वाले, और 203 कब्रिस्तान, खुद सोच लें। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके साथ ही वक्त जो है हमारा वो भी ख़त्म हो गया है। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।